नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भारत की नदियों से जुड़े बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। कल के वीडियो में हम भारत के सभी महत्वपूर्ण नदियों को डिटेल में पढ़े थे, तो आज हम लोग उससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस मैप के माध्यम से जो है आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण नदियों को। तो जो है इसे आप लोग PDF आपको मिल जाएगा, इसे आप देख लीजिएगा अच्छे से। और नेक्स्ट जो है आपको यहाँ हम बताना चाहेंगे कि यहाँ से जो है प्रश्न जो पूछा जाता है हमेशा, तो इसे आप लोग थोड़ा सा इसे समझ लीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जोशीमठ और धौलीगंगा नदी जो है आकर के कहाँ मिलती है, तो वह विष्णुप्रयाग में आकर के मिलती है। फिर जो है नेक्स्ट आगे जो अलकनंदा नदी आती है और अलकनंदा नदी से फिर नंदाकिनी नदी जो है आप देख सकते हैं यहाँ आकर के मिलती है, तो वो उस स्थान को नंदप्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो जो है प्रश्न पूछा जाता है कि अलकनंदा और नंदाकिनी जहाँ मिलती हैं उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है, तो नंदप्रयाग। फिर आगे जो है आपका अलकनंदा आगे आती है और उसके आगे पिंडार नदी आकर के अलकनंदा से मिलती है, तो उस स्थान को कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट फिर जो है आगे आपका अलकनंदा आती है और यहाँ आप देख सकते हैं कि मंदाकिनी नदी जो है आकर के मिलती है इससे, तो उस स्थान को रुद्रप्रयाग कहा जाता है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ मिलती है वह रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। और अलकनंदा और पिंडार नदी जहाँ मिलती हैं उसे कर्णप्रयाग कहा जाता है। और अलकनंदा और नंदाकिनी नदी कहाँ जहाँ मिलती है उसे नंदप्रयाग के नाम से जाना जाता है। आगे जो है आपका अलकनंदा नदी जो है वह आकर के भागीरथी नदी से जो है मिलती है, तो उस स्थान को देवप्रयाग कहा जाता है। उसके बाद से उसे गंगा के नाम से आप हरिद्वार होते हुए यह उत्तर प्रदेश में इंटर कर जाती है। देवप्रयाग के बाद इसे गंगा नाम से जो है जाना जाता है। तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम को क्या कहा जाता है, तो देवप्रयाग। तो यहाँ से जो है आपको प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे आप एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहले है आपका यहाँ देख सकते हैं कि भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम जहाँ होता है उस स्थान को देवप्रयाग कहा जाता है। और मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ मिलती हैं उसे रुद्रप्रयाग कहा जाता है। और अलकनंदा और पिंडार नदी जहाँ मिलती है उसे कर्णप्रयाग कहा जाता है। और नंदाकिनी और अलकनंदा नदी जहाँ मिलती हैं उसे नंदप्रयाग कहा जाता है। तो यहाँ से जो है आपको प्रश्न जो है आपसे पूछा जाता है। चलिए अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपका गंगा नदी उदाहरण है किसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्ववर्ती अपवाह का। हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह की उदाहरण हैं। ये हिमालय के उत्थान के क्रम में निरंतर अपर्दन कार्य करती रही हैं, अतः इनके द्वारा गार्ज का निर्माण होता है, महाखंड ये सभी का जो है निर्माण होता है। इस प्रकार की नदियाँ सिंधु है आपका और सतलज है, उसके बाद जो है आपका गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। तो ये चार नदियाँ जो है आप, और इस प्रकार की नदियाँ जो है आपका सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा कि गंगा नदी किसका उदाहरण है, तो यह पूर्ववर्ती अपवाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बांग्लादेश में इंटर करने के बाद गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में ही जो है पद्मा की मुख्य धारा ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, जहाँ से इनकी संयुक्त धारा को जमुना के नाम से जाना जाता है। और आगे चलकर इसमें मेघना नदी भी मिल जाती है और संयुक्त रूप से यह मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। और अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन डेल्टा भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियों द्वारा हुआ है और इसका लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में है और शेष भाग जो है वह भारत में आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ये दिया गया है कि गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। कारण आर है कि जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है।
तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका कि गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, तो ये जो है आपका सही है। और कारण जो है यहाँ आपका दिया गया है कि जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है, तो ये कथन आपका जो है सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी से हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। यह सही है कि जो है गंगा विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है, लेकिन इसका कारण जो है उसकी पवित्रता नहीं है। गंगा के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण जो है वह शहरों का जो है अशोधित प्रदूषण गंगा नदी में मिलाया जाना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6000 मीटर तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। पहला दिया गया है देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। दूसरा दिया गया है कि रुद्रप्रयाग अलकनंदा व मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। तीसरा है अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। और चौथा है केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहला जो दिया गया है कि देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, तो अभी हम जो है ऊपर आपको दिखाए हैं, तो ये आपका सही है। और दूसरा है कि रुद्रप्रयाग अलकनंदा व मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है, तो यह भी सही है, यानी कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदी जहाँ मिलती हैं उस स्थान को रुद्रप्रयाग कहा जाता है, और अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिलती हैं उस स्थान को देवप्रयाग के नाम से जाता है। तो यहाँ दोनों जो है सही है। तीसरा है कि अलकनंदा जो है यह बद्रीनाथ से बहती है, तो ये भी जो है आपका सही, अलकनंदा जहाँ से निकलती है उस स्थान को बद्रीनाथ कहा जाता है। और चौथा दिया गया है कि केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है, तो ये जो है गलत है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित जो मठ है वह केदारनाथ में नहीं बल्कि वह बद्रीनाथ में है, तो इसलिए जो है ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि आपका विकल्प ये जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ जो है एक तरफ स्थल दिया गया, दूसरी तरफ नदियों का संगम, तो ऊपर हम जो अभी मैप में दिखाए हैं वही प्रश्न जो है आपसे यहाँ पूछा गया है। तो चलिए जो है देख लेते हैं। तो ये जो है आपका दिया गया कि रुद्रप्रयाग, तो ये आपका हो जाएगा कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदी जहाँ पर आकर के मिलती हैं उस स्थान को रुद्रप्रयाग कहा जाता है, यानी कि ए का जो सही हो जाएगा वह दूसरा जो है, और बी है आपका नंदप्रयाग। तो नंदप्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी नदी जहाँ मिलती हैं, यहाँ जो है एक गलत दिया गया है। नंदप्रयाग जहाँ मिलती हैं वह अलकनंदा और नंदाकिनी नदी जहाँ आकर के मिलती हैं वह नंदप्रयाग कहलाता है, और कर्णप्रयाग जो है वह अलकनंदा तथा पिंडार नदी जहाँ मिलती है उसे जो है कर्णप्रयाग कहा जाता है, और देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा जहाँ आकर के मिलती हैं उस स्थान को देवप्रयाग कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा ए का दूसरा, और बी का जो है चौथा, और सी का तीसरा, और डी का पहला, यानी कि 2, 4, 3, 1। तो विकल्प बी जो है आपका सही हो जाएगा यहाँ। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए, भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलती हैं उस स्थान को देवप्रयाग कहा जाता है, और अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ मिलती हैं उस स्थान को रुद्रप्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा और पिंडार जहाँ आकर के मिलती हैं वह कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है, और अलकनंदा और नंदाकिनी नदी जहाँ मिलती हैं उस स्थान को नंदप्रयाग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा है अलकनंदा और भागीरथी जहाँ आकर के मिलती हैं उस स्थान को देवप्रयाग कहा जाता है, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? तो सेम क्वेश्चन है आपका, अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ जहाँ मिलती हैं उस स्थान को देवप्रयाग कहा जाता है, उसके बाद से इसे जो है गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलकनंदा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी जो है यह केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। यह जो है चोराबाड़ी ताल से निकलती है तथा सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। अतः जो है केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी जो है वह मंदाकिनी नदी है। और अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलकनंदा। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जबकि केदारनाथ जो है वह मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। तो यदि बद्रीनाथ पूछेगा कि बद्रीनाथ का मंदिर कहाँ किस नदी के तट पर है, तो अलकनंदा हो जाएगा। और केदारनाथ जो है पूछेगा तो हो जाएगा वह मंदाकिनी नदी। अगला क्वेश्चन आपका, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा नदी। भारत की जो सबसे बड़ी वाह नदी है वो गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। कल के वीडियो में हम सभी नदियों को जो है डिटेल में पढ़े थे। जो लोग वीडियो अभी नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसे पहले देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोमुख से। भागीरथी जो है गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गोमुख हिमनद से निकलती है और झाला के समीप सिया गंगा नदी भागीरथी में मिलती है। देवप्रयाग के पास अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर गंगा के नाम से आगे की ओर प्रवाहित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमत ताल जो कि फुलहर झील में जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में जो है और यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है, कथन ये दिया गया है कि दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। कारण बी दिया गया है कि यमुना असतत वाहिनी नदी है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है वह सही होगा। ए सही है, परंतु आर जो है वह गलत है। यानी कि दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी वह मृत प्राय हो जाती है, जबकि कारण दिया है कि यमुना असतत वाहिनी नदी है। तो यमुना जो है एक सतत वाहिनी नदी है, न कि असतत वाहिनी, इसलिए यह गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामगंगा। यह गंगा की सहायक नदी है, जबकि बेतवा, चंबल और केन ये सभी यमुना की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंदरपूछ। यमुना नदी बंदरपूछ चोटी के निकट यमुनोत्री हिमनद से जो है निकलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोन नदी। सोन नदी यह गंगा की सहायक नदी है जो पटना के समीप सोनपुर में गंगा नदी से जाकर मिलती है। केन, बेतवा और चंबल ये सभी यमुना की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यमुना से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोन नदी। यह गंगा में जो है दक्षिण की तरफ से आकर के मिलने वाली नदी है जो कि उत्तर दिशा में बहती है। और कोसी, घाघरा और गंडक ये सभी जो है उत्तर की तरफ से गंगा नदी में आकर के मिलती हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया कि गंगा की कौन सी सहायक नदी जो है उत्तर वाहिनी यानी कि उत्तर की तरफ बहती है, तो वह हो जाएगा आपका सोन नदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैमूर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत में येरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से।
भारत में यारलुंग जांगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिमी तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। यह अरुणाचल प्रदेश में सियांग नाम से प्रवेश करती है और आगे असम प्रदेश में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सी नदी है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मानसरोवर झील के पास से ये तीनों नदियां जो निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है बराक, दूसरा लोहित, तीसरा है सुबनसिरी। तो उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहती हैं, आपको बताना है। तो देख लेते हैं, चलिए। तो लोहित और सुबनसिरी नदी जो है यह आपका अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहती हैं, यानी कि आपका जो विकल्प सही हो जाएगा 2 और 3, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी की। मानस नदी या ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है और ब्रह्मपुत्र की अन्य प्रमुख सहायक नदियां जो है वह आपका जयमोली है, तीस्ता है, कामेग है, सुबनसिरी है, धनसिरी है, बूढ़ी दिहांग है, दिसांग है और कोपिली नदी है। तो कल के वीडियो में हम लोग जो है पूरा डिटेल में पढ़े थे, तो जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग। उसमें जो है आपको सभी प्रश्न कराए गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिब्बत, बांग्लादेश और भारत में। इसकी टोटल लंबाई जो है वह आपका 2900 किलोमीटर है। और अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? पहला है दिबांग, दूसरा कमेंग, तीसरा है लोहित। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो आपसे जो है पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, तो आपका ये दिबांग भी है, कमेंग और लोहित, ये तीनों जो हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा डी ऑप्शन से होगा, 1, 2, 3 सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी जो है जहाँ से निकलती है वो मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन ये दिया गया है कि पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कारण आर है कि वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी यानी कि कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। तो नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम जो है वह पश्चिमी घाट से ही होता है और पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं तथा डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कठोर चट्टान से होकर प्रवाहित होती हैं तथा छोटे मार्ग का अनुसरण करती हैं। ये नदियाँ इसी कारण डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं। प्रथम जो है जो कथन दिया गया है यहाँ कि पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, तो ये जो है आपका सही होगा। और दूसरा है वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी या कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। तो ये भी जो है कारण भी आपका यहाँ सही है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का जो है वह सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन आपका, कथन ये दिया गया कि प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं परंतु नर्मदा तथा तापी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा और तापी नदियाँ विभ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही होगा, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं परंतु नर्मदा और तापी नदियाँ ये अरब सागर में गिरती हैं। तो यह जो है पश्चिम की ओर बहती हैं नर्मदा और तापी नदी, और नर्मदा और तापी जो है यह नदियाँ विभ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। तो प्रश्न भी जो है यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सी नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं, तो वह है आपका नर्मदा और तापी। तो दोनों ही जो है यहाँ आपका सही है और जो है आर जो है वह ए की सही व्याख्या भी है।
अगला क्वेश्चन आपका, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, ऐसा क्यों है? पहला है कि यह एक रेखीय विभ्रंश यानी कि रिफ्ट घाटी में विस्तृत है। दूसरा है यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती हैं। तीसरा है भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है ए से होगा, केवल एक, यानी कि पहला आपका यहाँ से होगा, यह एक रेखीय यानी कि विभ्रंश यानी कि रिफ्ट घाटी में विस्तृत है। तो नर्मदा नदी जो है का उद्गम यह मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है और अरब सागर में यह गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसके उत्तर में जो है विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है और इन दोनों पर्वतों के बीच एक भ्रंश घाटी है जिससे होकर नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी का पश्चिम की ओर बहाव का कारण जो है वह भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होना है। तो ये जो है पहला आपका सही है। दूसरा, यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच जो है वह बहती है। तो यहाँ जो है आपका नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है, तो यानी कि आपका यहाँ दूसरा भी सही होगा। तो विकल्प में क्योंकि 1 और 2 ऑप्शन नहीं है, तो यदि 1 या फिर 2 रहता तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है कि भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। तो भूमि का ढलान जो है मध्य भारत से पूर्व की ओर है, ना कि पश्चिम की ओर, तो इसलिए आपका तीसरा जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ जो है आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, 1 और 2 दोनों सही होगा, क्योंकि ऑप्शन में 1 और 2 नहीं है, इसलिए जो है ये जो है सही यहाँ हो सकता है, लेकिन कोई नहीं भी यहाँ सही हो सकता है। तो लेकिन जो इसका सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है कि नर्मदा नदी जो है एक रेखी यानी कि रिफ्ट घाटी में विस्तृत है और यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो अभी हम बताएं कि नर्मदा घाटी सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच से होकर भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन ये दिया गया कि नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, कारण आर है कि वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर जो है वह सही है, यानी कि नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, ये गलत है। नर्मदा और तापी नदियाँ ऐसी नदियाँ हैं जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और आर दिया गया कि वह एक भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं, तो आर जो है ये आपका सही है। नर्मदा जो है वह भ्रंश घाटी से होकर बहती है, सतपुड़ा और विंध्याचल श्रेणी के मध्य से होकर के वह बहती है। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, ये गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी जो है वह डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, यह एस्चुरी का निर्माण करती हैं और यह भ्रंश घाटी से होकर के बहने वाली नदी है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो यहाँ जो सही होगा आपका नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियाँ जो है डेल्टा नहीं बनाती हैं, यानी कि सी और डी दोनों आपका सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तापी नदी यह भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है राजनंदगांव, ये नर्मदा बेसिन का भाग है। छत्तीसगढ़ के जो है जनपदों में से राजनंदगांव जनपद का 6% हिस्सा जो है वो नर्मदा नदी के बेसिन के अंतर्गत आता है और रायपुर, कोरबा एवं बस्तर इस बेसिन के भाग जो है नहीं है। तो आपका ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि नर्मदा बेसिन के अंतर्गत कौन सा छत्तीसगढ़ का जिला आता है, तो वह राजनंदगांव आता है आपका। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी का। नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर पश्चिम की ओर, इसकी लंबाई जो है वो आपका 1312 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती हुई अरब सागर से कैम्बे की खाड़ी में समुद्र में मिल जाती है। यह नदी जो है विंध्य एवं सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य यानी कि भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि अमरकंटक से जो है कौन सी नदी निकलती है, तो यह नर्मदा नदी निकलती है।
अगला प्रश्न आपका, नर्मदा घाटी उदाहरण है किसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी जो है यह भ्रंश घाटी का उदाहरण है। अगला प्रश्न आपका, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा है नर्मदा नदी का उद्गम जो होता है वह अमरकंटक से होता है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है? तो वह है आपका नर्मदा नदी, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी दो पर्वत श्रेणियों यानी कि सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, पहला नर्मदा, दूसरा है ताप्ती, तीसरा है राप्ती। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा, 1 और 2 नर्मदा और ताप्ती जो है यह पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा जो है किसकी सहायक नदी है? तवा किस नदी की जो है सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तवा यह नर्मदा नदी की सहायक नदी है। यह बैतूल यानी कि मध्य प्रदेश में सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है और होशंगाबाद जिले में बांद्रा भान के पास नर्मदा नदी से मिलती है। इसकी लंबाई जो है वह 172 किलोमीटर है। तो यदि तवा नदी की लंबाई पूछा जाएगा तो 172 किलोमीटर है। यह नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताप्ती नदी। यह अरब सागर में गिरती है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। बाकी गोदावरी, कृष्णा और महानदी ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ताप्ती नदी ये अरब सागर में गिरती है। बाकी महानदी, कृष्णा और गोदावरी ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे चलकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर 805 किलोमीटर, तो इसकी लंबाई पूछा जाएगा तो 805 किलोमीटर हो जाएगा और इसका जो अपवाह क्षेत्र है वह 87,900 वर्ग किलोमीटर है और यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र जो है केरल में 3% पड़ता है, कर्नाटक में जो है वह 41% पड़ता है तथा तमिलनाडु में 56.1% जो है पड़ता है। और पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहाँ यह श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम है, तो अभी हम बताएं कावेरी नदी का उद्गम जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर के बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। केरल में यह 3% जो है इसका अपवाह क्षेत्र है और कर्नाटक में जो है 41% इसका अपवाह क्षेत्र है और तमिलनाडु में जो है सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र है 56.1%। तो 3 राज्यों से जो होकर के गुजरती है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से। अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। कावेरी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के ब्रह्मगिरी नामक स्थान से निकलती है और गोदावरी को जो है, आप लोग कन्फ्यूज मत होइए, गोदावरी को बूढ़ी गंगा और दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण गंगा यदि पूछेगा तो हो जाएगा आपका गोदावरी और दक्षिण की गंगा यदि पूछेगा तो वो होगा कावेरी नदी और गोदावरी को जो है बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो यदि बूढ़ी गंगा या फिर दक्षिण गंगा पूछेगा तो हो जाएगा गोदावरी नदी। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर
और कावेरी की लंबाई जो है वह आपका 805 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका, तो आप देख सकते हैं कर्नाटक महाराष्ट्र दिया गया है, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश दिया गया है, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र दिया गया। तो कृष्णा नदी का जो विवाद है यह कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तीनों राज्यों के साथ है। तो सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ तमिलनाडु दे दिया गया, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी जो है सभी ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन इसका जो है एग्जैक्ट जो सही आंसर होगा वह 3 राज्यों से इसका विवाद है, आंध्र प्रदेश से, उसके बाद जो है कर्नाटक और महाराष्ट्र से। यह विवाद जो है 1957 से ही चला आ रहा है। तो यदि पूछेगा कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है, तो जो तीनों ऑप्शन में जो है तीनों रहेगा, यानी कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। बाकी यहाँ आप देख सकते हैं सही करेंगे तो कर्नाटक और महाराष्ट्र भी होगा, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश भी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र भी हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। कृष्णा नदी जल विवाद आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश 3 राज्यों के साथ है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी और कृष्णा को। 16 सितंबर 2015 को गोदावरी तथा कृष्णा नदी को जोड़ने का कार्य पूरा हुआ और नदी जोड़ो परियोजना के तहत प्रायद्वीप भारत की नदियों से 16 लिंक तथा हिमालयी नदियों से 14 लिंक निर्मित किए जाने का जो है प्रस्ताव पारित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताप्ती और नर्मदा नदी ये डेल्टा ने बनाकर ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं और ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो कि भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट से होकर के गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो गोदावरी नदी की लंबाई की बात करें तो ये है 1465 किलोमीटर। महानदी नदी की लंबाई जो है वह आपका 858 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की लंबाई जो है वह 1312 किलोमीटर है और ताप्ती नदी की लंबाई जो है वह 724 किलोमीटर है। तो आपका जो है सबसे लंबा जो है हो जाएगा गोदावरी नदी, फिर उसके बाद जो है आपका हो जाएगा नर्मदा नदी, फिर महानदी, फिर ताप्ती नदी, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम क्या होगा? तो उत्तर से दक्षिण का सही क्रम जो होगा वह आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा, सुवर्ण रेखा, फिर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और फिर जो है वैंगई नदी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो यह क्वेश्चन जो है बहुत ही फेमस है, कई बार यूपीपीएससी द्वारा जो है पूछा गया। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि दक्षिण भारत की नदियां यह वृक्षनुमा अपवाह रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो जो सी ऑप्शन आपका यहाँ सही नहीं है कि कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है। कावेरी जो है इसकी उत्पत्ति कर्नाटक की पश्चिमी घाट श्रेणियों में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है जो कि कोडगू जिले में स्थित है। तो सी ऑप्शन जो है आपका सही नहीं है। यहाँ दिया है कि कावेरी नदी का उद्भव यानी कि उद्गम वह आंध्र प्रदेश में होता है। तो उद्गम जो है कावेरी का कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती हैं कहाँ से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमरकंटक से। प्रश्न जो है यह भी पूछा जाता है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, तो वह होगा आपका अमरकंटक। अमरकंटक से जो है सोन नदी, नर्मदा और महानदी निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है, जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह है? तो डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, महानदी। नर्मदा, सिंधु और ताप्ती नदियों का मुहाना यानी कि जहाँ जो मिलती हैं वह अरब सागर में गिरती हैं, और महानदी जो है यह बंगाल की खाड़ी में
डेल्टा का निर्माण करती हैं, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जो है यह जा कर के मिलती है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ से भिन्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महानदी जो है ये डेल्टा का निर्माण करती है, न कि एस्चुरी का। नर्मदा, ताप्ती और मांडवी ये नदियाँ जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं जो कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महानदी। यह उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। महानदी जो है पूर्वी भारत की नदी है जो छत्तीसगढ़ के में सिहावा पहाड़ी से, जो कि धमतरी जिले में पड़ता है, निकल कर पूर्व की ओर बहती है और 858, यदि इसकी लंबाई पूछा जाएगा तो 858 किलोमीटर लंबी यह नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में प्रवाहित होती हुई पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किनमें जल का अभाव है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। पहला है साबरमती घाट, दूसरा है ताप्ती घाट, तीसरा है कृष्णा घाट और चौथा है कावेरी घाट। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका साबरमती घाट और ताप्ती घाट से हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 साबरमती तथा ताप्ती नदी के घाटों पर जल की कमी रहती है। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमरकंटक। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से सोन नदी एवं नर्मदा का उद्गम होता है। सोन नदी उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बिहार में पटना से पूर्व सोनपुर में जो है गंगा में मिलती है तथा नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है, जबकि दोनों नदियों का उद्गम जो है अमरकंटक में होता है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, नहीं हैं। और दूसरा है, मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, न तो 1 और ना ही 2। केरल में जो है पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी जो है वह पाम्बार, भवानी और कवानी नदियाँ हैं। और मध्य प्रदेश में नर्मदा और ताप्ती और माही जो है पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं। तो इस प्रकार जो है आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, ना तो 1 और न ही 2, कोई भी ऑप्शन यहाँ सही नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी का। नर्मदा नदी का जलग्रहण क्षेत्र देखा जाए तो 98,796 वर्ग किलोमीटर है और महानदी का जलग्रहण क्षेत्र जो है वह 1,41,600 वर्ग किलोमीटर है और गोदावरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र जो है 3,12,813 वर्ग किलोमीटर है। तो सर्वाधिक जो कि है, और कृष्णा नदी का जो जलग्रहण क्षेत्र है वह 2,58,948 वर्ग किलोमीटर है। तो सर्वाधिक देखा जाएगा तो वह गोदावरी नदी का हो जाएगा आपका, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे बड़ी नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी। इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी भारत की दूसरी यानी कि गंगा के बाद दूसरा इसका स्थान है। गंगा की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है और गोदावरी की 1465। तो यह गंगा के बाद जो है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह त्र्यंबकेश्वर जो कि महाराष्ट्र में है के निकट से जो है निकलती है और तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो अभी हम बताए हैं भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी जो है गोदावरी नदी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है वंशधारा नदी, दूसरा इंद्रावती नदी, तीसरा प्रणहिता नदी, चौथा है पेन्नार नदी। तो उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी की जो सहायक नदियां हुआ आपका इंद्रावती नदी है और प्रणहिता नदी, यानी कि 2 और 3, यानी कि विकल्प डी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतलज नदी। सतलज नदी जो है यह तिब्बत स्थित जो है राकस झील से निकलती है और यह उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए सिपकिला दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और यह हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गाज का निर्माण करती है। आगे चलकर यह ब्यास नदी में मिल जाती है और इसकी जो कुल लंबाई है सतलज नदी की वह 1500 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? तो दूध गंगा नदी जो है जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड दोनों राज्यों में जो है स्थित है, तो ए और सी यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो यहाँ जो सी हो जाएगा आपका गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी जो है ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी कृष्णा और कावेरी ये भी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए और बी। लूनी, नर्मदा और ताप्ती जो है ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तेल नदी। तेल नदी एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियां जो हैं वह आपका कोयना नदी है, येरला है, डीना है, वर्धा नदी, पंचगंगा है, घाट प्रभा, भीमा तथा तुंगभद्रा नदी है, जबकि तेल नदी यह महानदी की एक सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है आपका, हगरी सहायक नदी है किसकी? तो कल के वीडियो में हम जो है इन सभी नदियों को बताए थे, तो आप लोग यदि नहीं देखें वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तुंगभद्रा की। हगरी नदी जो है वह तुंगभद्रा की सहायक नदी है। यह जो है पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होकर तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है। इसे बेदावथी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो हगरी नदी यदि पूछा जाएगा तो इसे जो है बेदावथी यदि ऑप्शन में रहेगा तो वो भी सही हो जाएगा आपका। बेदा और अवथी नदियां सह्याद्री से निकलकर पुरा के पास निकलकर बेदावथी कहलाती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शहडोल जिले में अमरकंटक। सोन नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अमरकंटक के पास से हुई है और सोन नदी मध्य प्रदेश से उद्गमित यानी कि निकलकर यह उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार से प्रवाहित होकर पटना के समीप गंगा नदी से मिल जाती है। सोन की प्रमुख सहायक नदी जो है वह रिहंद नदी है और उत्तरी कोयल नदी है। तो यदि सोन नदी की सहायक पूछा जाएगा कौन सी नदियां हैं तो वह उत्तरी कोयल नदी है और रिहंद नदी है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। पहला है किशनगंगा, दूसरा गंगा, तीसरा वेनगंगा और चौथा है पेनगंगा। तो इन नदियों का उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर क्रम स्थापन करने पर सही अनुक्रम क्या होगा? तो यहाँ जो है आपको उत्तर से दक्षिण की क्रम में जो है दर्शाना है। तो पहला दिया गया है किशनगंगा। तो किशनगंगा नदी है जम्मू कश्मीर में झेलम की सहायक नदी है, तो सबसे उत्तर में हो जाएगा आपका किशनगंगा नदी। उसके बाद जो है यानी कि पहला जो है आपका किशनगंगा हो जाएगा। उसके बाद जो है हो जाएगा गंगा नदी, फिर जो है आपका तीसरा आ जाएगा वेनगंगा, उसके बाद जो है आपका चौथा पेनगंगा। यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन ए जो है यह सही हो जाएगा। सबसे उत्तर में जो है होगा वह किशनगंगा नदी और सबसे दक्षिण में जो है वह आपका पेनगंगा नदी है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना नदी जो है हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एडन नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है। 1938 में जो है इसका निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दामोदर या हुगली की सहायक नदी है। दामोदर जिसे बंगाल का शोक कहा जाता है का उद्भव जो है छोटा नागपुर पठार
से होता है। यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसकी सहायक नदियां हैं ब्राकर, जमुनिया एवं बरकी। यह जो है रूपनारायण नदी के जल को भी संग्रहण करती हुई कोलकाता के 48 किलोमीटर दक्षिण में हुगली से मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई जो है वह 541 किलोमीटर है। तो यदि पूछा जाएगा दामोदर जो है किसकी सहायक नदी है, तो हुगली, और इसकी लंबाई जो है कितना है, तो 541 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आपका, दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर के पठार से। अगला प्रश्न है आपका, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावलन यानी कि डाउन रैपिंग के कारण विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दामोदर नदी। और अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी दामोदर नदी है। यह गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में, तो यह जैविक मरुस्थल यानी कि बायोलॉजिकल डेजर्ट के नाम से जो है इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लूनी नदी। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है और 320 किलोमीटर तक यह प्रवाहित होती है। होने के पश्चात जो है यह कच्छ के रण के दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। अतः इसका संपर्क जो है समुद्र से नहीं हो पाता है। बाकी जो है आपका ताप्ती, कृष्णा और नर्मदा जो है यह समुद्र में जाकर के मिलती है। लूनी नदी का जो यानी कि जहाँ वह समाप्त हो जाती है वह कच्छ के रण के दलदली भाग में जाकर के वहाँ समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, अंतःस्थली अपवहन नदी का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घग्गर नदी। तो जो है यहाँ अंतःस्थली अपवहन नदी जो है वह किसे कहा जाता है? तो वैसी नदियाँ जो समुद्री मुहाने तक नहीं पहुँच पाती तथा स्थलीय क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती हैं, वे अंतःस्थली अपवहन जो है कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन यानी कि मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो यहाँ जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, कोसी नदी। कोसी नदी की जो है 7 धाराएं हैं जिनमें औड़ा प्रमुख है। यह गोसाई थान के उत्तर से निकलती है और कोसी अपनी भयंकर बाढ़ों तथा बार बार मार्ग परिवर्तन करने के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। इसे जो है बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है और बंगाल के शोक के नाम से जिसे जाना जाता है उसे दामोदर नदी को जाना जाता है। तो यहाँ जो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि मार्ग बदलने वाली नदी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वह हो जाएगा आपका कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है आपका, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी। खारी जो है एक नदी का नाम है। खारी नदी चंबल की सहायक नदी है। चंबल यमुना की सहायक नदी और यमुना गंगा की सहायक नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इस प्रकार जो ये सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का अंग हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कोसी नदी का। कोसी नदी का स्रोत वह हिमनद में नहीं है। यह पूर्वी नेपाल में गोसाई थान से निकलती है और कोसी की लंबाई जो है वह 720 किलोमीटर है। भागलपुर बिहार के पास यह गंगा में जाकर के मिल जाती है। यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन तथा आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए जो है इसे बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंडक नदी से। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। यह पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 2 राज्यों में पहली बार 2 नदियों को जोड़ने के परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्यों और नदियों के नाम हैं, तो एक तरफ जो है राज्य और नदी, दूसरी तरफ नदी दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के केन एवं बेतवा नदी। केन बेतवा लिंक परियोजना पर मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और केंद्र सरकार के तत्कालीन जल संसाधन मंत्री पीररंजन दास मुंशी के मध्य 25 अगस्त 2005 को
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेतवा नदी पर। राजघाट नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में संयुक्त रूप से स्थापित परियोजना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से 22 किलोमीटर दूर बेतवा नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जो एक तरफ जो है आपका सहायक नदी दिया गया है, दूसरी तरफ मुख्य नदी। तो उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित है आपको बताना है। तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन डी से हो जाएगा, केवल 3 मानस नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ये सही है। बाकी जो है आपका चंबल दिया गया है, नर्मदा। चंबल नदी जो है यह मध्य प्रदेश के निकट जो है जनापा पहाड़ी से निकलकर इटावा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। तो चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, ना कि नर्मदा की। तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। और दूसरा दिया है आपका सोन नदी। तो सोन नदी जो है यह दानापुर में गंगा में मिलती है। तो यह गंगा की सहायक नदी है, ना कि यमुना की। तो इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। तीसरा जो है आपका सही होगा ऑप्शन डी, केवल 3 जो है वह सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीनाब नदी पर। भारत की चीनाब नदी पर जो है विश्व का सबसे ऊंचा मेहराब पुल, जिसको आर्च ब्रिज कहा जाता है, बनाया जा रहा है। इस पुल का निर्माण अभी जो है पूर्ण नहीं हुआ है और सभी श्रेणियों में विश्व का सबसे ऊंचा पुल जो है वह डूज पुल, जो कि वह चीन में है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतलज नदी का। सतलज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट स्थित राक्षस ताल झील से है और यह पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होते हुए सिपकीला दर्रे, जो कि हिमाचल प्रदेश से भारत में इंटर करती है। अगला क्वेश्चन है, कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्म नदी की। कपिली नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है और कामरूप नगर इसी नदी के तट पर जो है वह अवस्थित है। ब्रह्मपुत्र होगा यहाँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक तरफ जो है नदी दिया गया, दूसरी तरफ सहायक नदी, तो आपको मिलान करना है। तो गंगा की सहायक नदी कौन सी है। तो गंगा की सहायक नदी जो है वह सोन नदी है। तो ए का चौथा हो जाएगा आपका। और बी दिया है गोदावरी। तो गोदावरी की सहायक नदी जो है वो मंजरा है। तो बी का तीसरा हो जाएगा। और कृष्णा नदी की सहायक नदी जो है भीमा है। तो सी का पहला हो जाएगा। और यमुना की सहायक नदी जो है वह आपका केन नदी है। तो डी का दूसरा हो जाएगा, यानी कि 4 3 1 2। तो 4 3 1 2 आप देख सकते हैं, विकल्प डी जो है आपका यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंबल नदी। पूर्ववर्ती नदियों के समान ही जो है पूर्वारोपित या फिर अध्यारोपित नदियां अपने प्रवाह स्थल की संरचना के साथ समायोजित नहीं होती, अर्थात जो है वह स्थल खंड की ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं। भारत में चंबल और सोन नदी जो है इसका अच्छा उदाहरण है। तो सोन नदी जो है ऑप्शन में नहीं है, तो चंबल आपका सही हो जाएगा। चंबल और सोन नदियाँ जो है वह अध्यारोपित नदी की उदाहरण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा। असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच संकोच नदी सीमा बनाती है। संकोच नदी उत्तरी भूटान से जो है निकलती है और असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती हुई असम बांग्लादेश सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी से जाकर के मिल जाती है। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर खांदू के निकट राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। यह नदी नरवाली तक बहने के पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गुजरात से प्रवाहित होती हुई खंभात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। अगला क्वेश्चन है, किशन गंगा एक सहायक नदी है किसकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झेलम नदी की।
किशनगंगा ये झेलम नदी की प्रमुख सहायक नदी है जिस पर किशनगंगा परियोजना का निर्माण किया गया है। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना बनाया गया है। तो ये पूछेगा तुलबुल परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा झेलम नदी पर। और अगला प्रश्न है आपका, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार झील से। मीठी नदी मुंबई स्थित बिहार झील के अधिप्रवाह से निकलती है और 2 किलोमीटर के प्रवाह के बाद उसमें पोवई झील का पानी भी अधिप्रवाह के चलते मिल जाता है और यह कुल 18 किलोमीटर की दूरी तय कर माहिम खाड़ी के पास अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। तो दोस्तों जो है ये था जो है नदियों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जहाँ से परीक्षा में प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।